नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी आज सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रॉस कंट्री स्लम को हरी झंडी दिखाई। दौड़ में सखी झोपड़ियों के 10,000 से अधिक बच्चे और युवा भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के चिन्हित करने के लिए 2 सप्ताह के लंबे कार्यक्रम की योजना बनाई है। पार्टी 17 सितंबर से 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान पर है, जिसके दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के हिस्से के रूप में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी देश को क्षय रोग से मुक्त करने के लिए 1 साल का कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत हर कोई एक टीबी रोगी को गोद लेगा और 1 साल तक उसकी देखभाल करवाएगा। भाजपा महासचिव और सांसद अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी सेवा पखवाड़ा का रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित कर रही है। पीएम मोदी के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए 1 साल के लिए तपेदिक रोगी को गोद लेने की योजना बनाई गई है। उत्सव 3 श्रेणियों में किया जा रहा है। सबसे पहले सेवा, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, टीकाकरण केंद्र आदि शामिल है। हमारे कार्यकर्ता इन शिविरों में बूथों पर होंगे ताकि लोगों को उनकी बूस्टर खुराक और स्वास्थ्य जांच कराने में मदद मिल सके। पार्टी इस अवसर पर वृक्षारोपण के साथ स्वास्थ्य अभियान भी चला रही है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता 1 साल तक एक मरीज को गोद लेंगे और उनके स्वास्थ्य और जरूरतों की नियमित जाँच करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बचपन से लेकर राष्ट्र के नेता बनने तक के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ करवाया है। पार्टी अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रदर्शनियां और अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को रिहा किया। इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को वायुसेना के विशेष विमान से भारत भेजा गया था। सरकार का कहना है कि यहाँ चीतों के आने से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन चीतों के शोर से बीच एक काले सच को दबाया जा रहा है। जंगल और अभ्यारण्य में जहाँ नामीबिया से लाए गए चीते रहेंगे, आसपास के गाँव में गंभीर कुपोषण और अत्यधिक गरीबी है। खबर मिली है कि चीतों के आने से इलाके में बड़ा बदलाव आएगा। यह सच है कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जैसे कि वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि इन परिवर्तनों को होने में लगभग 20 से 25 साल लगेंगे। इस बदलाव तब आया जाएगा जब इन जंगलों में चीतों की बड़ी आबादी होगी और पर्यटक इन्हें देखने आएंगे। श्योपुर जिले में 21,000 से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार है। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया है। 2 हफ्ते पहले इस जिले में कुपोषण के कारण एक बच्चे की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने मांग की कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों की सूची से हटा दिया जाए और कुपोषण को कागज पर मिटा दिया जाए। बातचीत में काकरान गांव के लोगों ने बताया कि रोजगार नहीं है, लेकिन घोर गरीबी है। बच्चे कुपोषित है। यहाँ पूछे जाने पर क्या यहाँ के जंगल में छोड़े जा रहे चीतों से आपका कोई भला होगा, तो गांव वालों ने बताया कि हमें चीतों से कुछ नहीं मिलेगा, इससे हमारी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के फैकल्टीज एसोसिएशन ऑफ एम्स ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर एम्स दिल्ली का नाम बदलने का प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अगस्त में दिल्ली समेत देश में 23 एम्स का नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्र सेनानियों और ऐतिहासिक घटनाओं के या इलाकों के स्मारकों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। मनसुख मांडविया को भेजे गए पत्र में एम्स ने कहा कि एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के मिशन और स्नान से जुड़ी एक पहचान के साथ हुई है। एसोसिएशन के मुताबिक अगर नाम बदला गया तो देश विदेश में संगठन की पहचान भी खत्म हो जाएगी। कुछ हफ्ते पहले एम्स ने अपने सभी सदस्यों को पत्र लिखा और उनसे इस मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा। इस जवाब में सदस्यों ने एम्स दिल्ली का नाम बदलने की इस चर्चा का विरोध भी किया। एम्स ने पत्र में कहा कि यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो इससे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा और मनोबल भी टूटेगा। इटली में नए प्रधानमंत्री के लिए 25 सितंबर को चुनाव होने वाला है। ब्रदर्स ऑफ इटली के नेता जॉर्जिया मेलोनी ने अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को विरोधियों से भारी बढ़त बना ली है। हालिया पोल में जॉर्जिया के वोट बढ़कर 40% हो गए हैं, जबकि लगभग 1 पखवाड़े पहले ये 25% था।
जॉर्जिया के विरोध में चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक पार्टी का गठबंधन 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर पिछड़ रहा है। जॉर्जिया मेलोनी की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। यदि जॉर्जिया मेलोनी चुनाव जीतती है तो वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। जॉर्जिया की पार्टी इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी का समर्थक है। इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी की पार्टी फोर्जा इटालिया भी मेलोनी की ही पार्टी के साथ गठबंधन है। अप्रवासियों के विरोध के मुद्दे वाले एजेंडे वाली मैटेओ सिल्वेनी की पार्टी भी राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी गठबंधन में है। पूर्व प्रधानमंत्री एनरिको लट्टो के सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी मुकाबले में कमजोर पड़ रही है। इटली के मौजूदा प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी भी इनारिको की सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है, लिहाजा सत्ता विरोधी लहर भी हावी है। एनरिको ड्राघी के करीब माने जाते हैं। जब ड्राघी से उनकी सहयोगी पार्टी 5 सितारे ने समर्थन खींचकर उनकी सरकार गिराई तो एनरिको ने यह कहा था कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। लेटटाग ने अपने पक्ष में वोटरों के आने का अभी भी भरोसा है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। जॉर्जिया के राष्ट्रवाद के मुद्दे के सामने एनरिको लीड का भावनात्मक मुद्दे उठा रही है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो पा रहा है। हाल ही में इटली में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से देखकर एनरिको ने इसे त्रासदी बताते हुए अपना चुनाव प्रचार भी बंद कर दिया है। बुजुर्ग राजनीतिक नेतृत्व के लिए मशहूर देश में एनरिको एक युवा नेता तैयार अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने महज 32 साल की उम्र में इटली को सबसे युवा मंत्री बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। एनरिको ने 2001 तक उद्योग एवं व्यापार मंत्री के तौर पर भी काम किया है। 2004 से 2006 तक एनरिको यूरोपीय संसद के सदस्य रहे। उन्हें मंत्रिपरिषद का सचिव भी नियुक्त किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह ने मैनपुर लोकसभा सीट पर मैदान में उतरने के लिए संकेत दिए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सफाई परिवार इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से भले ही कुछ कहने को तैयार नहीं हो, लेकिन राजनीतिक जानकार शिवपाल की इस राजनीतिक चाल को दूर करने की कोशिश बता रहे हैं। सफाई परिवार में कलह सुलह और फिर कलह के बाद शिवपाल के लिए कोई विकल्प बचा ही नहीं था। राजनीति के नजरिए से मैनपुरी और मुलायम एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। मुलायम के बाद कौन? शिवपाल ने ऐलान करके बता दिया है कि वह है। मुलायम सिंह की सियासी जमीन पर अपना दाव भी चला दिया है। तौर तरीका भी मुलायम सिंह का ही अपना रहे हैं। मैनपुरी में जो मुलायम के हैं उन्हें अपना बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद आधा दर्जन से ज्यादा विभिन्न अवसरों पर यहां आ चुके हैं। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महज 3 बार ही मैनपुरी में आए हैं। शिवपाल का जब मीडिया से सामना होता है तो वे एक ही बात स्पष्ट करते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं। हाँ, वह चुनाव नहीं लड़े तो हम मैदान में जरूर जाएंगे। राजनीति के जानकारों के अनुसार इसमें शिवपाल के साथ उनके बेटे आदित्य भी शामिल हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल केरल में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलापुझा के हरिपद में 11वें दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। 200 किलोमीटर पूरा करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने रविवार सुबह हरिपद से यात्रा केरल चरण को फिर शुरू कर दिया है। पदयात्रा टोटापुली के श्री कुरुतु भगवती मंदिर में रुकेगी। यात्रा शाम को जीटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल वंदनम में रुकेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3500 किलोमीटर का मार्च 150 दिन में पूरा होगा। 12 राज्यों के कवर करेगा। केरल से यात्रा अगले 18 दिनों के लिए राज्य में गुजरेगी। 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। बता दें कि 20 लोकसभा सीटों वाले केरल के राष्ट्रीय राजनीति में वैसी अहमियत नहीं जैसी अधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आदि है। यहाँ यात्रा चुनाव वाले राज्यों हिमाचल और गुजरात से भी नहीं गुजर रही। यात्रा पूरी हो जाने के बाद उसका दूसरा चरण गुजरात से शुरू होगा। इसका अर्थ है कि यह काम करीब 5 माह बाद होगा। भारत जोड़ो यात्रा केरल में तो 18 दिन रहेगी, लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 4 या 5 दिन रहेगी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा रोजाना हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के वीडियो बनाती थी। वहां उठ के कपड़े बदलने या फिर नहाने के समय ये वीडियो बनाती थी, जिसके बाद वह अपने दोस्त को भेजती। लड़कियां कुछ दिनों से उसे नोटिस कर रही थी, लेकिन शनिवार को लड़कियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मोहाली की भी नामी निजी यूनिवर्सिटी में शनिवार देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण रहा, जब हॉस्टल में रही एक छात्र ने अन्य छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर शिमला में बैठे दोस्त के माध्यम को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही छात्रों को पता चला तो यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया।
छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। इस बीच एक छात्रा को दिल का दौरा पड़ गया, जबकि कुछ की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। आरोपी छात्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि एसएसपी विवेक सोनी ने पूरे मामले का खंडन किया और कहा कि आरोपी लड़की ने केवल अपने ही वीडियो भेजे थे, किसी और लड़की के नहीं भेजे। कांड की सूचना मिलते ही पंजाब सरकार हरकत में आई है और आरोपियों को न बख्शने की बात कही है। पंजाब राज्य महिला आयोग ने छात्राओं के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले में न्याय होगा और इसी के साथ ही हॉस्टल के वार्डन से भी पूछताछ होगी। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा रोजाना हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के वीडियो बनाती थी। वह उनके वीडियो अपने दोस्त को भेज रही थी। लड़कियां कुछ दिनों से उसे नाटिस कर रही थी और लेकिन शनिवार को लड़कियों के उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन डील को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देवेंद्र फडणवीस क्या गुजरात पाकिस्तान है? इस वाली टिप्पणी पर अब शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है, लेकिन क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है जो आपने प्रोजेक्ट गुजरात के नाम कर दी? आदित्य ठाकरे ने बताया कि डील छीनने का काम राजनीतिक दबाव में हुआ है। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने फडणवीस की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या गुजरात पाकिस्तान है जो वहां प्रोजेक्ट लग जाने पर अपने शोर मचा रहे हैं। फडणवीस ने कहा था कि हम दोनों राज्य भाई भाई हैं, सभी राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता है। वेदांता फॉक्सकॉन डील के गुजरात में स्थापित होने की घोषणा के बाद शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार पर लगातार हमला बोला है। यूनिट को पुणे के पास स्थापित होना था, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर को गुजरात सरकार के साथ एक आश्चर्यजनक कदम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बता दें कि भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। वेदांत फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के डिस्प्ले FAB विनिर्माण इकाई एवं असेंबलिंग और टेस्टिंग इकाई राज्य के अहमदाबाद जिले में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित की जाएगी। यूरोपियन यूनियन की दूसरी बड़ी कोर्ट ने गूगल पर $4 बिलियन का एंटी-डक्ट फाइन ठोका है और गूगल पर अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने माना कि गूगल ने एंटी सर्च लॉ को तोड़ा है। इससे ठीक पहले साउथ कोरिया में प्राइवेसी वायलेशन के मामले में लोमकोर्स ने अल्फाबेट और मेटा पर $71 मिलियन का संयुक्त जुर्माना लगाया था। जांच में पता चला था कि गूगल यूजर का डेटा एकत्र कर उसकी स्टडी कर रहा था और उनकी वेबसाइट के इस्तेमाल पर नजर रख रहा था। बीते कुछ सालों में गूगल पर अन्य बिग टेक ने दिग्गज और दुनिया भर में अपनी एकाधिकारी प्रथाओं को लेकर दबाव बढ़ाता है। भारत भी इन टेक्नोलॉजी फर्म्स के इंडस्ट्रीज और मोनोपोली वाले व्यवहार के खिलाफ कमर कसा दिख रहा है। इसके गूगल के लिए राह मुश्किल हो सकती है क्योंकि वह विश्व में विभिन्न हिस्सों में एक के बाद एक लड़ाई हार रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ग्लोबल इंडस्ट्रीज डाय में भारत के रोल और रिस्पांस के नेतृत्व कर रहे हैं। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके ऑपरेशन में ज्यादा पारदर्शी बनाने के फोकस पर रहे हैं। उत्तर भारत और संसद की मानसिकता पर उठाया सवाल। पुणे डॉक्टर संघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दौरान शरद पवार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं और आरक्षण देने के मामले पर उत्तर भारत और संसद की मानसिकता पर सवाल उठाया है। शरद पवार ने कहा कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता अभी भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के अनुकूल है। इस कार्यक्रम में पवार और उनकी बेटी एवं लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले भी उपस्थित थे। लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था करने वाले महिला आरक्षण विधेयक पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि वह संसद में इस मुद्दे पर तब से बोल रहे हैं जब वह लोकसभा के कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि सांसद की मानसिकता विशेष रूप से उत्तर भारत के इस मुद्दे पर अनुकूल नहीं रही है। मुझे याद है कि जब मैं कांग्रेस में लोकसभा सांसद में था तब भी मैं संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बात करता था। एक बार अपना भाषण पूरा करने के बाद मैं पीछे मुड़ा और देखा कि मेरी पार्टी के अधिकांश सांसद उठकर चले गए। इसका मतलब ये है कि मेरी पार्टी के लोगों के लिए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। नासा के मुताबिक RX-3 अगली बार मार्च में 2036 में धरती के पास से गुजरेगा। नासा ने 10 सितंबर को चेतावनी जारी कर बताया था कि इस महीने एक सप्ताह में 4
एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब आएंगे। इनमें से एक 2005 RX-3 है। पृथ्वी में करीब रविवार को एक विशाल एस्टेरॉयड गुजरेगा। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 210 मीटर बड़ा है। नासा की प्रयोगशाला के अनुसार 2005 RX-3 नामक एस्टेरॉयड 62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक यह एस्टेरॉयड करीब 17 साल पहले पृथ्वी के करीब गुजरा था और तब से लेकर अब तक नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी इस पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस महीने अंत में अपना डार्ट मिशन लॉन्च करने वाली है। इसके तहत नासा एस्टेरॉयड को टक्कर मारकर नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। नासा के अंतरिक्ष यान 26 दिसंबर को करीब 7:14 पर इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। भारतीय समय अनुसार 27 सितंबर सुबह 4:44 पर लॉन्च होगा। जापान के मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक तूफान नानमारोल की चेतावनी दी है। यह तूफान तेजी से जापान की तरफ बढ़ रहा है, यानी 18 सितंबर यानी आज इसके जापान के समुद्री तट टकराने की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड बाढ़ आ सकती है। इस दौरान तेज हवा और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जापान की वेदर एजेंसी के मुताबिक काफी नुकसान हो सकता है। इस साल जापान में आने वाला ये 14वां तूफान है। शनिवार को ये तूफान एक रिपोर्ट में आइलैंड मिनामी द्वीपों से टकराया था। यह आइलैंड ओकिनावा द्वीप से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्यूशू के दक्षिणी कागोशिमा प्रांत में तेज बारिश हो सकेगी। इसके बाद यह नॉर्थ की तरफ बढ़ जाएगा। कागोशिमा एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि खतरे को देखते हुए करीब 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। कई ट्रेनें फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट को भी फिलहाल के लिए बंद करवा दिया है। तूफानों को बहुत खतरनाक बताते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि तेज हवाओं से कई घर तबाह हो सकते हैं। करीब 510 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। इस तूफान में आने वाली आहट से राहत और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जापान के मौसम विभाग के प्रमुख रयुता कुरोरा का कहना है कि तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची लहरों को उठने और रिकॉर्ड बारिश की आशंका बनी हुई है। इसके बाद आने वाला खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरा विश्व मौजूदा दौरा क्लाइमेट चेंज की मार चल रहा है। इसकी वजह से ही जगह जगह भयंकर तूफान और मौसम के बेहद खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बात करते हैं फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।